नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को हम पढ़ रहे हैं और इस पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम ब्रिटेन के संविधान को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान में जो लोकसभा की संरचना को देखा और लोकसभा के कार्य और शक्तियों को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोकसभा की आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आलोचना की हम बात करें तो लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में एक तरह से निहित स्वार्थों का दुर्ग है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें कंजर्वेटिव पार्टी को ही स्थायी रूप से क्या है, बहुमत प्राप्त है, यानी ज़्यादातर सदस्य इसमें कंजर्वेटिव पार्टी के ही होते हैं। यद्यपि यह स्थिति अब बदल चुकी है। इसी के साथ लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि इसके सदस्य अपने कार्यों के प्रति क्या होते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो वर्तमान समय में भी लोकसभा की रचना और कार्यकरण की जो स्थिति है उसके आधार पर लोकसभा की आलोचना की जाती है। तो लोकसभा की आलोचना के 5 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम लोकसभा की आलोचना को पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु है कि यह अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक की जगह इसको अलोकतांत्रिक पढ़ा जाए, कि यह अलोकतांत्रिक संस्था है। इन लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि इसके, और ये बात सही भी है क्योंकि 1958 से पहले लोकसभा के लगभग 90% सदस्य क्या होते थे, वंशानुगत होते थे। आज की हम बात करें तो आज भी वंशानुगत सदस्यों की संख्या यद्यपि कम हो गई है, 90% से घटकर ये 20% रह गई है, लेकिन अभी भी वंशानुगत सदस्यों की संख्या वहाँ पे है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अलोकतांत्रिक सदन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो वंशानुगत सदस्यों की संख्या कम होने के बावजूद आज भी लोकसभा को एक अलोकतांत्रिक संस्था कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है वो भी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा के गठन का आधार निर्वाचन न होकर के क्या है, मनोनयन है। यद्यपि इसके अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जिनका कि मनोनयन योग्यता के आधार पर होता है, लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक जो संस्था हो उसमें सदस्य चुनाव के आधार पर निर्वाचित होकर के आने चाहिए। इसलिए इसके अधिकांश सदस्य मनोनयन के द्वारा नियुक्त होते हैं और वंशानुगत होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अलोकतांत्रिक संस्था कहकर के इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी लोकसभा की आलोचना का बिंदु है वो है निहित स्वार्थों का दुर्ग, यानी लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता और इसमें अधिकांशतः समाज का जो एक वर्ग यानी धनी वर्ग है उसी का प्रतिनिधित्व होता है। यानी लोकसभा पर आरोप लगाया जाता है कि लोकसभा समाज के धनिक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अन्य देशों की उच्च सदनों की हम बात करें तो वहाँ पर अन्य देशों के उच्च सदनों में जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न वर्गों और हितों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि लोकसभा पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये केवल धनिक वर्गों के हितों का ही प्रतिनिधित्व करती है और केवल धनी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकसभा ने अधिकांशतया प्रगतिशील और जनहितकारी जो नीति हैं उनका एक तरह से क्या किया है, विरोध किया है। इसलिए दूसरी आलोचना लोकसभा पर यही की जाती है कि ये निहित स्वार्थों का दुर्ग है, यानी धनिक लोगों की एक तरह से ये संस्था है। तीसरी जो लोकसभा की आलोचना की जाती है वो इसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया पर की जाती है कि इसमें प्रक्रिया संबंधी दोष हैं। लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि प्रक्रिया संबंधी दोष ने लोकसभा को एक महत्वहीन संस्था बना दिया है, क्योंकि लगभग 1200 सदस्य संख्या वाले इस सदन की गणपूर्ति कितनी है, केवल 3 है, यानी सदस्य संख्या टोटल 1200 है। इसमें अगर 3 सदस्य भी हो तो सदन की कार्यवाही चल जाती है। जबकि लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन की हम बात करें तो वहाँ पर सदस्य संख्या कम है टोटल, इसके बावजूद वहाँ पर गणपूर्ति इसकी तुलना में ज़्यादा है, यानी वहाँ गणपूर्ति कितनी है, 40 है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विश्व के किसी भी विधायी सदन में इतने कम सदस्यों की उपस्थिति में विधायी कार्य नहीं किए जा सकते, लेकिन लोकसभा में कम सदस्यों की उपस्थिति में भी विधायी कार्य किए जाते हैं। इसी के साथ लोकसभा के लिए ये भी कहा जाता है कि इसकी कार्यवाही के नियम है वो निश्चित नहीं है और सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सके। और लोकसभा के जो सदस्य हैं
वो लोक सदन के सदस्यों की भांति दलीय आधार पर संगठित भी नहीं होते। इसलिए आलोचकों ने इसे एक क्या कहा है, लोकसभा को नियमबद्ध सदन नहीं कहा, बल्कि एक गड़बड़ घोटाला सदन इसके लिए कहा है आलोचना के रूप में। चौथा लोकसभा की आलोचना का बिंदु है वो है विधायी और कार्यपालिका शक्ति की निरर्थकता। यानी जैसा कि आपको पता है कि 1911 और 1949 का जो संसदीय अधिनियम था, इसके द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा की शक्तियों को कम कर दिया गया है और इस तरह से वर्तमान समय में कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। इसी प्रकार से कार्यपालिका शक्तियों की हम बात करें तो लोकसभा का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है वो लोक सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन के प्रति ही उत्तरदायी होता है और हाउस ऑफ कॉमन ही मंत्रिमंडल को अविश्वास के आधार पर हटा सकता है। इस तरह की कोई शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि जब लोकसभा कानून निर्माण और विधायी संबंधी कार्यों में या प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे सदन के अस्तित्व से लाभ भी क्या होगा, यानी इसको हटा दिया जाना चाहिए। अब हम पांचवां और अंतिम बिंदु जिस आधार पर लोकसभा की आलोचना की जाती है वो है कि द्वितीय सदन के रूप में यानी दूसरे सदन के रूप में भी यह अनुपयोगी है। यानी अनेक राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि द्वितीय सदन के रूप में भी लोकसभा अनुपयोगी और निरर्थक संस्था है और इसके अनुपयोगिता के कई सारे कारण गिनाए जाते हैं। जैसे लोक सदन स्वयं विधि निर्माण कार्य के लिए क्या है, एक द्वितीय सदन है, यानी हाउस ऑफ कॉमन ही द्वितीय सदन है विधि निर्माण संबंधी कार्य के लिए, क्योंकि प्रथम सदन कैबिनेट और प्रशासन है जो कि विधेयकों का पहले प्रारूप तैयार करते हैं। दूसरी इसका आलोचना की जाती है वो यह है कि शासन कार्य में समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और संसदीय पद्धति में वैसे ही किसी प्रस्ताव पर विचार करने में क्या होता है, लंबा समय लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति में लोकसभा अनावश्यक विलंब करने का कार्य ही करती है। इसलिए द्वितीय सदन के रूप में भी लोकसभा क्या है, अनुपयोगी है। तो इस तरह से 5 बिंदुओं के आधार पर लोकसभा की आलोचना की जाती है, वो हमने देखी। अब हम देखते हैं इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी लोकसभा का क्या है, महत्व है, उसकी उपयोगिता है। तो उपयोगिता की हम बात करें तो हमको पता है कि शक्तियों की दृष्टि से लोकसभा आज बहुत ज़्यादा निर्बल है और रचना के आधार पर भी इसमें बहुत सारे दोष हैं, लेकिन फिर भी सामान्य विचार यही है कि लोकसभा में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुधार करके इसे बनाए रखा जाना चाहिए और इसमें भूतकाल में कई सारे सुधार किए भी गए हैं। तो लोकसभा की उपयोगिता की हम बात करें तो लोकसभा की उपयोगिता को हम 6 बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला जो उपयोगिता का बिंदु है वो है कि लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश, यानी हाउस ऑफ कॉमन की स्वेच्छाचारिता पर लोकसभा के द्वारा अंकुश रखा जाता है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी भी है कि विधायन या व्यवस्थापन संबंधी जो कार्य है उस पर किसी एक दल या संस्था का एकाधिकार स्थापित नहीं होना चाहिए। इसलिए लोकसभा के न होने पर लोक सदन क्या हो सकता है, हाउस ऑफ कॉमन स्वेच्छाचारी हो सकता है और उसके द्वारा जनता की स्वतंत्रता के साथ मनमानी तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है। इसलिए लोक सदन की जो स्वेच्छाचारी जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाने के लिए लोकसभा का अस्तित्व क्या है, आवश्यक है। तो पहली उपयोगिता क्या है कि लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए लोकसभा का होना जरूरी है। दूसरी लोकसभा की उपयोगिता की हम बात करें तो दूसरा बिंदु है कि लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार, यानी लोक सदन इसलिए भी उपयोगी है, ज़रूरी है कि इसके द्वारा लोक सदन द्वारा जो पारित विधेयक है उन पर पुनर्विचार किया जाता है। कई बार हाउस ऑफ कॉमन के पास में समयाभाव के कारण कई सारे विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में लोकसभा के द्वारा उन पर व्यापक रूप से वाद विवाद और विचार विमर्श किया जा सकता है। इसलिए लोक सदन द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा का होना आवश्यक है। तीसरा हम लोकसभा की उपयोगिता का जो बिंदु देखें तो वो है कि सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार, यानी ब्रिटेन में जो लोक सदन है हाउस ऑफ कॉमन, उसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इस कारण समाज में जो बहुमत रखने वाले जो वर्ग हैं उन्हीं को इसमें प्रतिनिधित्व मिल पाता है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। जबकि लोकसभा समाज के
अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और ब्रिटिश संसद में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके एक आदर्श व्यवस्थापिका का ये रूप प्रस्तुत करती है। इसी के साथ योग्यता का भंडार कैसे है? योग्यता का भंडार इसलिए है कि देश में अनेक ऐसे योग्य, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति होते हैं जिनका कि संसद में होना क्या होता है? आवश्यक होता है, लेकिन ये लोग संकीर्ण गुटबाजिता और चुनाव के गंदे दलदल से बचना चाहते हैं। तो इस तरह के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करके देश उनकी योग्यता से क्या हो सकता है? लाभान्वित हो सकता है। इसी के साथ चौथा हम लोकसभा की उपयोगिता का बिंदु देखें तो वह है व्यवस्थापन कार्य में सहायक, यानी विधायी कार्यों में लोकसभा क्या है? सहायक है। सहायक किस तरह से है? सहायक इसलिए है कि कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिए जाने के कारण लोक सदन जो हाउस ऑफ कॉमन है उसका कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत ज़्यादा आज बढ़ गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में अकेले हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा ये सारा कार्य नहीं किया जा सकता। कौन सा? व्यवस्थापन या विधायी संबंधी का सारा कार्य हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए लोकसभा के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन के कार्यभार को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन के व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में क्या हो सकती है? सहायक हो सकती है और इस दृष्टि से ये क्या है? उपयोगी है। पांचवा हम लोकसभा की उपयोगिता का बिंदु देखें तो वह है कि जनमत को प्रभावित करने का साधन। कैसे? यानी लोकसभा जनमत को प्रभावित करने का एक प्रभावशाली साधन है, क्योंकि लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन के जो वाद विवाद होते हैं वो दलगत निष्ठा से आबद्ध होते हैं या दलगत निष्ठा से युक्त होते हैं और इसके सदस्यों के सिर पर दलीय अनुशासन का चाबुक मंडराता रहता है। इसलिए दलीय अनुशासन की वजह से वो अपने दल की विचारधारा से आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस प्रकार लोक सदन के जो विवाद होते हैं उनमें उच्च स्तर का एक गहराई का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन लोकसभा में चूँकि दलीय अनुशासन और वाद विवाद पर प्रतिबंध की कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण सार्वजनिक महत्व की नीति संबंधी जो विषय हैं उन पर इसमें मुक्त विचार विमर्श हो सकता है। इस तरह से पांचवा हमने बिंदु देखा उपयोगिता का, वो क्या है? कि ये जनमत को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण साधन है। छठा हम लोकसभा की उपयोगिता का बिंदु देखें वो है कि ब्रिटिश जनता के स्वभाव के अनुकूल लोकसभा किस प्रकार से है? वो इस तरह से है कि लोकसभा ब्रिटिश शासन पद्धति में इस दृष्टि से उपयोगी है कि वह ब्रिटिश जनता के स्वभाव के अनुकूल है, क्योंकि ब्रिटिश जनता स्वभाव से क्या है? रूढ़िवादी है, परंपराओं को मानने वाली है और अतीत से चली आ रही जो परंपरागत संस्थाएं हैं उनके प्रति वो क्या रखती है? ब्रिटिश जनता स्नेह रखती है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से सदियों से चली आ रही संस्था लोकसभा का अंत करना ब्रिटिश जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और लोकसभा ब्रिटिश जनता के स्वभाव के अनुकूल है, क्योंकि ये परंपरागत संस्था है और ब्रिटिश जो जनता है वो परंपरागत संस्थाओं को बनाए रखने की इच्छुक होती है। इस दृष्टि से लोकसभा को बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि लोकसभा की आलोचना की जाती है तो उसके क्या क्या आधार हैं। फिर हमने देखा कि वर्तमान समय में ब्रिटिश शासन पद्धति में लोकसभा की उपयोगिता क्या क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।